आधुनिक दुनिया में जो फिर भी तकनीकी रहस्यों से भरी है, हमारा नायक बिना यादों के और एक अजीबोगरीब ताकत के साथ जागता है। भविष्य से एक सैन्य एआई उसके दिमाग में बोलने लगता है और वह व्यक्ति समझता है कि वह अनजाने में एक साइबोर्ग बन गया हो सकता है और कुछ करने को नहीं होने पर वह इधर उधर घूमने लगता है, ये जानने की कोशिश में कि यह सब क्यों हो रहा था और उसे इस समय में क्यों भेजा गया था। लेकिन बिना और देरी के चलिए अच्छे हिस्से पर आते हैं। आज की कहानी एक व्यस्त शहर में शुरू होती है। एक ट्रैफिक लाइट के कुछ विद्युत सर्किट खराब होने लगते हैं। अचानक एक सड़क पर नायक होश में आता है, अपने शरीर को देखता है बिना कुछ समझे। इस जगह के बारे में सोचते हुए और यह जानने की इच्छा रखते हुए कि वह कहाँ था, नायक मुड़ता है और एक बस के शीशे में अपनी परछाई देखता है जो पास से गुजर रही है। वह खुद को घूरता है, यह जानना चाहता है कि वह कौन था और उसका नाम क्या था, जब तक कि वह अपनी बाह पर एक विशेष बल का प्रतीक नहीं देखता। नायक अपना हाथ हिलाता है, यह महसूस करते हुए कि कपड़े एक प्रकार की सैन्य वर्दी थे। वह अपना नाम, वह क्या कर रहा था या वह कहाँ था, कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था जब तक कि उसने अपने बगल में रोने की आवाज नहीं सुनी। नायक मुड़ता है, हमला करने के लिए तैयार, एक पेड़ पर वार करता है और अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ देता है। चारों ओर उड़ते पक्षी अपनी आवाज करते हैं। कांग अपने हमले की ताकत से हैरान है क्योंकि उसने पेड़ गिरा दिया। नायक ने आवाज सुनकर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया की, यह जानना चाहता था कि यह किस तरह की ताकत थी, लेकिन उसके दिमाग में आवाज कहती है कि एजेंट से मिलकर खुशी हुई। वह शरीर में प्रत्यारोपित सहायक युद्ध प्रणाली की कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी। कांग दोहराता है कि वह उसमें समाहित है, फिर पूछता है कि वे कहाँ थे और यह कौन सा साल था। एआई जवाब देता है कि पोस्टरों के विश्लेषण के आधार पर वे वर्ष 2024 में सियोल में प्रतीत होते हैं। वह वर्ष 2082 में बनाए गए सैन्य एआई मॉडल से था, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वह भविष्य से था और अतीत में लौट आया। एआई बताता है कि उसकी स्मृति रीसेट हो गई थी और उसने नायक की तरह सारी जानकारी खो दी थी। सड़क के दूसरी तरफ एक ड्राइवर शांति से अपना ट्रक चला रहा था जब तक कि उसने टूटी हुई सिग्नल नहीं देखी और तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की। बिना सफलता के ट्रक वहां अनियंत्रित रूप से चलने लगा। सिस्टम चेतावनी देता है कि एक यातायात दुर्घटना का खतरा पाया गया है और उसे अपनी ओर आ रही कार से बचना चाहिए, लेकिन वाहन एक बाड़ से टकराता है और उसकी दिशा में एक खंभा फेंकता है। कांग केवल प्रतिक्रिया से हमले से बच जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वह देखता है कि लोग कह रहे हैं कि एक नागरिक को धातु के खंभे से पेट में चोट लगी है। वे एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाते हैं और सिस्टम सूचित करता है कि एक नागरिक घायल हो गया। कांग अपनी आंखें खोलता है और टिप्पणी करता है कि उसने अभी कुछ लाल और नीले स्क्रीन देखे। इसके कारण वह आसानी से बचने में सक्षम था, लेकिन एक निर्दोष नागरिक अपनी जान 5 मिनट में खो सकता है। वह कहता है कि एम्बुलेंस का आना असंभव है और एआई जवाब देता है कि वह सर्जरी कर सकता है। कांग को यह करना नहीं आता था, लेकिन एआई कर सकता था और पहले उन्हें मरीज की स्थिति जाननी होगी। वह शरीर को देखता है और इसके बारे में दोहराता है, सोचता है कि अभी भी कई सवाल हैं, लेकिन वह पहले घायल व्यक्ति को बचाएगा क्योंकि यह जरूरी है। तुरंत उस व्यक्ति के पास जाता है। कांग पेट में धंसे हुए दांव का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि घाव गहरा है और पूछते हैं कि क्या सिस्टम इसे संभाल सकता है। वह कहते हैं कि धागा, सुई, चाकू और कीटाणुनाशक के साथ वह प्रक्रिया कर सकते हैं। नायक सामग्री के बारे में दोहराते हैं और पूछते हैं कि क्या वह सिर्फ इससे सर्जरी कर सकते हैं। एक नागरिक पूछता है कि क्या वह प्राथमिक चिकित्सा कर सकता है। नायक सोचता है कि क्या वह इस एआई पर भरोसा कर सकता है और पहले बताए गए सामग्रियों के बारे में दोहराता है। वह नागरिक चिल्लाता है, कहता है कि कोई भी इन सामग्रियों के साथ वहां जाकर मदद कर सकता है। सब कुछ हाथ में होने के बावजूद वहां के लोग सोचते हैं कि वह आदमी कौन था और क्या वह डॉक्टर था। अगर वह इन चीजों से सर्जरी करता है तो मरीज को संक्रमण हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। कांग रोबोट से फुसफुसाता है कि उसके पास पहले से ही उपकरण है, लेकिन फिर भी शुरू करने के लिए इंतजार कर रहा है। सिस्टम कहता है कि अगर वह अस्थायी नियंत्रण देता है तो यह उसके हाथों को हिला सकता है। वह वास्तव में जानना चाहता था कि यह क्या है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए अस्थायी नियंत्रण दिया जाता है। नायक के हाथों से हल्की नीली चमक निकलती है और वे अपने आप चलने लगते हैं। पेट से दांव हटाया जाता है और अपनी उंगलियों से कांग सुई को मोड़ता है। उसकी उंगलियां अविश्वसनीय गति और असाधारण सटीकता के साथ चल रही थीं। उसका सिस्टम कहता है कि मरीज का अपेक्षित रक्तस्राव सीमा से अधिक हो गया है और जीवित रहने की दर गिर रही है। कांग इस बारे में सोचता है और क्या सिस्टम वास्तव में उसे बचा सकता है, जब तक कि वह यह नहीं देखता कि उसका हाथ अब नहीं हिल रहा है। अचानक मरीज का खून बिखर जाता है। नायक उसे घूरता है, सोचता है कि वह मुसीबत में है। अस्पताल में वे सूचित करते हैं कि यह एक आपात स्थिति है और मरीज को गंभीर रक्तस्राव है, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की तैयारी की आवश्यकता है। एक डॉक्टर बाहर आता है और उसकी सहायक पूछती है कि क्या वे समाप्त हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज बच गया। उनके सहयोगी उन्हें बधाई देते हैं और पूछते हैं कि क्या चोट उतनी ही गंभीर थी जितनी उन्होंने सोची थी। डॉक्टर इसे नकारते हैं, लेकिन यह देखकर चौंक गए कि अगर रक्तस्राव नहीं रोका जाता तो वह एम्बुलेंस के आने से पहले ही मर जाते। उसने बहुत खून खो दिया, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा पहले ही ट्रांसफ्यूजन से बदल दिया गया है। और सहायक पूछता है कि समस्या क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे टांके लगाए गए थे, वह
आम धागा अंदर और बाहर। समस्या यह थी कि टांके एक समान थे, जैसे सिलाई मशीन से बनाए गए हों। सहायक उससे कहता है कि यह बेतुका है और डॉक्टर कहता है कि वह भी इस पर विश्वास नहीं करता था जब तक कोई आता है और बातचीत को रोकता है। पार्क क्यों खुद को एक जासूस के रूप में परिचित कराता है और मरीज के बारे में पूछता है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि वह स्थिर है, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि सर्जरी सड़क के बीच में की गई थी, और जंग कहते हैं कि वह भी हैरान थे। नागरिक ने चाकू मांगा, लेकिन बॉक्स कटर का इस्तेमाल किया, जिससे डॉक्टर डर गए। जंग पूछता है कि क्या यह मुश्किल था, और डॉक्टर पुष्टि करता है सड़क पर करना असंभव था। मानव शरीर को रिपोर्ट्स के अनुसार बॉक्स कटर से सटीकता से नहीं काटा जा सकता। उसने सिलाई किट से एक सुई मोड़ दी थी। जंग कहता है कि आदमी सर्जरी के बाद शहर की दूसरी तरफ एक सार्वजनिक बाथरूम में स्थान छोड़ गया। कांग अपने हाथ धोता है और टिप्पणी करता है कि उसने सोचा कि सिस्टम ने हार मान ली है, जबकि रोबोट कहता है कि यह उसकी गणनाएं थीं। नायक स्मृति हानि के बारे में पूछता है और सिस्टम कहता है कि इसे रीसेट कर दिया गया था। कांग जानना चाहता है कि क्या एआई को उसका नाम याद है, लेकिन यह इनकार करता है। नायक कहता है कि वह इसे एक नाम देगा और पूछता है कि यह क्या है। सिस्टम जवाब देता है कि यह प्रत्यारोपित युद्ध प्रणाली का एआई है। युवक कहता है कि इसे छोटा करके यह जॉन जीएन होगा। अब से यह रोबोट का नाम होगा। जब यह जवाब नहीं दे रहा था तो एआई बताता है कि उसका नाम जॉन जीएन हो गया। अगर वह इसे बदलना चाहता है तो उसे कहना चाहिए, जबकि नायक पूछता है कि क्या यह ब्लैक फायर ड्रैगन हो सकता है, लेकिन जीएन इसे मना कर देता है। कांग टिप्पणी करता है कि उसके कपड़ों पर अर्थ यूनियन का एक प्रतीक था और जॉन कहता है कि यह एक सैन्य वर्दी थी। नायक निष्कर्ष निकालता है कि वह एक एजेंट था जिसकी याददाश्त नहीं थी, और भले ही यह 2082 में बनाया गया था, वे 2024 में थे, लेकिन जॉन को भी नहीं पता था। इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि डेटा इनपुट और आउटपुट प्रतिबंधित हैं। कांग पूछता है कि यह डेटा कैसे प्राप्त करता है, और जॉन कहता है कि यह अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है, जैसे कि जब वह कुछ स्वादिष्ट खाता है। आउटपुट अस्थायी रूप से शरीर और आवाज का उपयोग करता है, केवल आवश्यक होने पर सहायता करता है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो यह नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए निशाना लगाने में सहायता कर सकता है, लेकिन गोली नहीं चला सकता। कांग इसे सरल बनाते हुए कहता है कि यह केवल युद्ध में मदद करता है, और वहां होने का कारण जानने के लिए उसे इसे अपने शरीर के माध्यम से अनुभव करना होगा। दिन का नायक का पहला मिशन, ये शर्त लगाते हुए कि वह एक इंटरनेट कैफे के अंदर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। कांग को अपनी याददाश्त वापस नहीं आई थी, लेकिन यह सामान्य समझ थी कि उन्हें पैसे की जरूरत थी। उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें पहले 10,000 वॉन जुटाने थे। कांग पूछता है कि क्या जियोन गाने के लिए वोकल कॉर्ड्स का उपयोग कर सकता है, और सिस्टम कहता है कि यह आवश्यक होने पर मदद करता है। कहीं और नायक अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक चम्मच पकड़े हुए गाने के लिए तैयार है। सिस्टम ने सब कुछ तैयार किया और एक चम्मच लाया। कांग पूछता है कि क्या गाना लड़ाई में मदद करता है, और जॉन कहता है कि यह दूसरों का मनोबल बढ़ाता है। यह समझ में आता था, लेकिन नायक सवाल करता है कि वहाँ गाना क्यों, और सड़क के पार रॉक बैंड के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करें। नायक दूर से देखता है और जॉन कहता है कि अगर वह बेहतर प्रदर्शन करता है तो वह सारी ध्यान आकर्षित करेगा। कांग सोचता है कि किसी भी तरह से उसे ध्यान मिलेगा। फिर वह जॉन को बुलाता है और कहता है कि यह एक अच्छा एआई है, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि यह काम करेगा। यह सिर्फ एक मजाक होगा। रोबोट उसे अनदेखा कर देता है। एक गत्ते का डिब्बा जमीन पर रखा गया है और कांग एक अलग जगह पर चला जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और लगभग एक परफेक्ट धुन गाने लगता है। हर कोई उस युवा की प्रशंसा करता है, यह कहते हुए कि यह उनका पसंदीदा गाना था या कि गान बहुत अच्छा था। नायक सोचता है कि क्या दिलकश मुद्रा जरूरी है, और जॉन कहता है कि दर्शकों को शामिल करना आवश्यक है। लोग बिना वाद्य यंत्रों के अद्भुत गायक के बारे में टिप्पणी करते हैं और उसे देखने के लिए बैंड छोड़ने का निर्णय लेते हैं। बैंड हैरान है और दर्शक कांग की धुन से प्रभावित होते हैं। नायक अपना पारंपरिक कोरियाई गीत गाता है और सोचता है कि क्या यह वास्तव में काम कर रहा है। दर्शक सोचते हैं कि गायक कौन है और वह कैसे इतनी आसानी से निम्न और उच्च सुरों का उपयोग कर सकता है, क्योंकि यह अविश्वसनीय है। वे देखते हैं कि वह वही पंक्ति दोहराता है क्योंकि गाना आज ही एकत्र किया गया था। ऑपरेशन के लिए न्यूनतम धनराशि प्राप्त की गई थी जब लोगों ने बॉक्स में पैसे डाले। कांग अच्छे काम के लिए बधाई देता है और कहता है कि उन्हें चलना चाहिए दौड़ते हुए, जबकि लोग उससे एक और गाना गाने के लिए कहते हैं। दूर से एक सुनहरे बालों वाली लड़की सब कुछ प्रशंसा करती है। वह नायक की आवाज और रूप से मोहित हो जाती है, जब तक कि एक ग्राहक यूसी को सूचित नहीं करता कि टेबल 15 ने रेमन का ऑर्डर दिया है, और लड़की कहती है कि वह जा रही है, लेकिन वह संगीत के बारे में थोड़ा और सुनना चाहती है। घूमते हुए कांग जियोनजियन को बुलाता है। वह कहती है कि इंटरनेट कैफे में उन्हें पृथ्वी संघ से डेटा मिल सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। जियोन टिप्पणी करती है कि प्राथमिकता घुसपैठ करना और फिट होना है, और उन्हें कमांड सेंटर से संपर्क की आवश्यकता है। नायक एक कागज देखता है जिसमें लिखा है कि वे भर्ती कर रहे हैं और एक आईडी के साथ एक रिज्यूमे की आवश्यकता है और अनुभव आदर्श है।
यह आश्रय पाने का एक तरीका था और वे कर्मचारियों को भोजन भी प्रदान करते हैं। जियोन कहती हैं कि अगर वह घुसपैठ में सफल हो जाता है तो जानकारी इकट्ठा करने और भोजन की समस्या हल हो जाएगी। कांग सीढ़ियां चढ़ते हुए टिप्पणी करता है कि अगर उसे नौकरी मिल जाती है तो वह पूछेगा कि क्या वह रह सकता है और उसे एक पास की जरूरत है सोने की जगह। जॉन कहते हैं कि अगर वे आश्रय सुरक्षित कर लेते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा और कांग के पास अभी भी अतिरिक्त कपड़े नहीं थे। सिस्टम नोट करता है कि उसकी सैन्य वर्दी में गिरगिट मेमोरी फाइबर का उपयोग करके छलावरण की विशेषता है ताकि एक नया रूप प्राप्त किया जा सके। कपड़ों को कई टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है और विभिन्न प्रारूपों में जोड़ा जा सकता है। नायक अपनी शर्ट की आस्तीन को अलग करने की कोशिश करने का निर्णय लेता है। इस प्रकार वह अपने नए परिधान में परिवर्तन शुरू करता है। नायक अंततः जो उसने किया था उसे पूरा करता है, इस बार एक हास्यास्पद लाल पोशाक पहनकर। कांग टिप्पणी करता है कि यह पोशाक उन बैंड्स की तरह दिखती है जो उसने पहले देखे थे और पूछता है कि जॉन कुछ क्यों नहीं कह रहा है। दो अन्य लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं और टिप्पणी करते हैं कि इंटरनेट कैफे बगल में होने के बावजूद उसे बेहतर कपड़े पहनने चाहिए जब तक वे नायक को ऊपर नहीं देख लेते और दोनों उस पोशाक की बदसूरती से पूरी तरह से चौंक जाते हैं। नायक उन्हें घूरता है और वे ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वह मौजूद ही नहीं है। कांग उन्हें चुपचाप चढ़ते हुए देखता है और टिप्पणी करता है कि उन्हें उसकी पोशाक पसंद नहीं आई और जॉन कहता है कि यह संभव है। इसलिए नायक फिर से कोशिश करने का फैसला करता है और अपनी पोशाक बदलता है। साधारण पोशाक में वह सीढ़ियां चढ़ता है और जॉन कहता है कि यह परफेक्ट था क्योंकि टोपी पहनना एक एजेंट के लिए उत्कृष्ट था। कांग इंटरनेट कैफे का दरवाजा घुमाता है और अंदर प्रवेश करता है। वह इधर उधर देखता है और स्कैन करना शुरू करता है। उपस्थित 96% लोग ऑनलाइन खेल रहे थे। सुविधा स्टोर और उनके भुगतान तरीकों की जांच की गई थी। भोजन की स्थिति की जांच की गई, साथ ही अस्थायी निवास के लिए उपयुक्त स्थानों की भी। यह स्थान उसकी वर्तमान स्थिति के लिए बहुत अच्छा था। उस शांत वातावरण में लोग इंटरनेट ब्राउज करते हुए खेलते हैं या वीडियो देखते हैं। दुकान का मालिक निष्कर्ष निकालता है कि नायक नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था, यह पूछते हुए कि क्या उसके पास रिज्यूमे या पहचान पत्र नहीं है, और वह दृष्ट था। फिर वह सूचित करता है कि वह वहीं रिज्यूमे बना सकता है और बस कल पहचान पत्र लाना चाहिए क्योंकि उसे खोए हुए कर्मचारी के लिए एक प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। उम्मीद करते हुए कि वह नौकरी के लिए योग्य है, मालिक सोचता है कि वह बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह वहां सिर्फ बैठने और आराम करने आया था। और भले ही उसका चेहरा सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि वह केवल इंस्टेंट नूडल्स बनाना जानता है। सवाल उठता है कि क्या उसे फ्राइंग पैन का उपयोग करना आता है, और वे खाने के साथ काम करते हैं, इसलिए उसे खाना पकाने की बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। जॉन सूचित करता है कि उसके पास सैनिक प्रबंधन के लिए सैन्य रसोई की रणनीतिक कौशल है। नायक कहता है कि वह कर सकता है और दुकान का मालिक उससे कुछ तला हुआ चावल बनाने के लिए कहता है। कांग रसोई में चलता है और वहां एक कोने को देखता है। ज्यून तले हुए चावल के सभी सामग्री की पहचान करती है। कांग पूछता है कि क्या वह इसे कर सकती है और इसे स्वादिष्ट बनाना चाहिए, जबकि ज्यून हाथों का अस्थायी नियंत्रण मांगती है। नायक इसकी अनुमति देता है और इस प्रकार वे रसोई के बर्तनों को हिलाते हैं। वह फ्रिज खोलता है और सामग्री को मेज पर इकट्ठा करता है, सोचते हुए कि किसी तरह उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था, जैसे कि उसे याद आ रहा हो कि कैसे करना है। दुकान का मालिक अपनी रसोई में कुछ देखता है। नायक को खाना बनाते हुए देखकर हैरान होता है। वह सोचता है कि वह सिर्फ जमी हुई चावल को गर्म करने वाला था, लेकिन वह तो शुरू से ही पका रहा था। नायक अपने तले हुए चावल के प्रत्येक सामग्री के साथ एक परफेक्ट डिश तैयार करता है। वह दुकान मालिक सोचता है कि वह इसे इतनी जल्दी कैसे कर रहा था। कांग डिश को सौंपते हुए कहता है कि यह तैयार है, और दुकान मालिक सोचता है कि वह उसके हाथों को हिलते हुए नहीं देख सकता और तेज होना महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर यह स्वादिष्ट नहीं है तो यह बेकार होगा, और उसने इतनी तेजी से पकाया कि यह अभी भी कच्चा होना चाहिए। चम्मच पर थोड़ा डालते हुए बताते हुए कि वह इसका स्वाद लेगा। जैसे ही वह चम्मच को अपने मुंह में डालता है, वह थोड़ा चबाता है। कांग मन ही मन सोचता है कि क्या यह खराब था। दुकान का मालिक चबाना और खाना पचाना खत्म करता है और फिर चम्मच को एक तरफ रख देता है, कहते हुए कि वह इसे संभाल नहीं सकता। एक सोजू लाने का आदेश देता है, जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि यह एक इंटरनेट कैफे था। और एक पल के लिए उसने सोचा कि वह अपने पसंदीदा बार में है, जबकि यूंसियो पास आती है, उसे अंकल कहकर बुलाती है और पूछती है कि वह क्या बात कर रहा था। दुकान के मालिक अपनी भतीजी चा यूंसियो का परिचय कराते हैं और कहते हैं कि उन्हें अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। चा यूंसियो कहती हैं कि वह वही व्यक्ति थे जो पहले बाहर गा रहे थे। नायक सोचता है कि उसे यह कैसे पता चला। लड़की कहती है कि उसकी आवाज के साथ उसे इंटरनेट कैफे में काम करने की जरूरत नहीं है, और नायक जवाब देता है कि वह किसी भी चीज में अच्छा था। दुकान के मालिक कहते हैं कि वह खुश हैं क्योंकि उनके पास एक युवा व्यक्ति है जो खाना बना सकता है, और यूंसियो तो इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं बना सकती। ये पूछते हुए कि क्या युवा व्यक्ति के पास काम करने के लिए कोई पसंदीदा समय है। कांग कहते हैं कि वह लचीले विशेष समय के साथ पार्ट टाइम काम करना पसंद करते हैं। उसने पहले भी देखा था कि वहाँ एक स्टोरेज रूम है और वह वहाँ रहना चाहता है। और मालिक पूछता है कि क्या उसके पास घर नहीं है। नायक बताता है कि वह कुछ समय से बेघर है, और दुकान का मालिक सोचता है कि ये मांगलिक परिस्थितियां हैं, लेकिन वह इसे छोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। बगल का इंटरनेट कैफे अच्छे खाने के कारण सफल हो गया और वह इससे जलता था, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करेगा। कहता है कि वह स्टोरेज में रह सकता है, मुफ्त खाना पा सकता है और प्रति सप्ताह 2 गुना कमा सकता है, लेकिन केवल तभी जब उसका खाना बिक्री बढ़ाए। और नायक दूर से किसी को देखता है।
लड़की उससे पूछती है, जे खेलने से पहले कुछ खाना है? लेकिन युवक कहता है कि इंटरनेट कैफे में भी खाना मिलता है और उन्हें वहीं खाना चाहिए। वह शिकायत करती है कि वहाँ का खाना बहुत खराब है और कांग ग्राहक को बुलाता है, यह कहते हुए कि उसे फैसला करने से पहले उसका खाना चखना चाहिए कि अगर यह अच्छा होगा या बुरा। कुछ मिनट बाद चावल की डिश तैयार है। यूनसू और दुकान के मालिक पूरी तरह से हैरान है। नायक उससे प्लेट लाने के लिए कहता है और लड़की उसे लेने के लिए दौड़ती है। उसने पहले ही कर दिया था और डिश भी परफेक्ट थी। मालिक यूनसू से कहता है कि इसे ग्राहक के पास ले जाए। बाहर लड़की टिप्पणी करती है कि नया व्यक्ति वास्तव में साहसी था, सोचते हुए कि इंटरनेट कैफे का खाना कितना अच्छा हो सकता है। और किमजे कहता है कि चूंकि उन्होंने ऑर्डर किया है वे इसे आजमा सकते हैं और जा सकते हैं। यूनसू आती है, कहती है कि उनका फ्राइड राइस तैयार है और किमजे चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने खेलना शुरू भी नहीं किया था। फिर दोनों छात्रों से कहते हैं कि वे अपने भोजन का आनंद लें। किमजे कहते हैं कि उन्होंने केवल फ्राइड राइस इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि यह बहुत महंगा लग रहा था और लड़की कहती है कि यही उन्होंने ऑर्डर किया था और उन्हें इसका आनंद लेना चाहिए। दोनों निर्णय लेते हैं कि वे खाएंगे और एक चम्मच अपने मुंह में लेते हैं। वे स्वाद से चौंक जाते हैं और उन्हें एक एहसास होता है जब वे मोटे थे और एक मुर्गी के पीछे भाग रहे थे। उस भोजन को पकड़ने के बाद वे खाने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिप गए। वे रोते हैं, याद करते हैं कि यह वही स्वाद था जैसा पहले था, चिल्लाते हुए कि यह स्वादिष्ट था और यह जगह वास्तव में तले हुए चावल के साथ सबसे अच्छी जगह थी। वे और व्यंजन ऑर्डर करते हैं और अन्य ग्राहक भी इसे आजमाने का निर्णय लेते हैं। 2 और ऑर्डर करते हैं और दूसरी तरफ से एक आदमी एक ऑर्डर करता है। यूनसू रसोई की ओर दौड़ती है। वह घोषणा करती है कि उनके पास एक साथ 12 और फ्राइड राइस के ऑर्डर आए हैं। दुकान का मालिक पूछता है कि क्या नायक इसे संभाल सकता है। कांग मुड़कर जीन को बुलाते हैं, पूछते हैं कि क्या वह 12 भोजन स्वादिष्ट बना सकती है। जियोन पुष्टि करती है क्योंकि सामरिक क्षेत्र में खाना बड़े पैमाने पर पकाया जाता था और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करना महत्वपूर्ण था। सैनिकों का मनोबल गिर सकता था अगर उन्होंने जोखिम उठाने के बाद खराब खाना खाया। और कांग कहते हैं कि यह प्रभावशाली था और शिफ्ट शुरू होने के लगभग 3 घंटे बाद नियंत्रण देंगे। दुकान के मालिक का चेहरा पैसों से भरा हुआ था और वह पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। 3 घंटे में हुई ये बिक्री अविश्वसनीय थी और वह उसे बिना किसी छुपे इरादे के 2 गुना भुगतान करेंगे, लेकिन वह अपने नए कर्मचारी का नाम जानना चाहते हैं। नायक अपना परिचय ना कांगिन के रूप में देते हैं। वह दुकान के मालिक कहते हैं कि वह उसके लिए स्टोरेज रूम साफ करेंगे और सामग्री भरेंगे, इसलिए उसे अच्छा काम जारी रखना चाहिए। जियोन पूछती है कि क्या उसे अपना असली नाम याद है और नायक इसे नकारता है और कहता है कि यह बस अनायास ही निकल गया और वह इसे तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक असली नाम याद नहीं आ जाता। बॉस कहता है कि उन्हें तले हुए चावल के लिए और ऑर्डर मिले हैं और वह इसे संभाल सकता है। कुछ मिनट बाद एक पीसी पर नायक कहता है कि उन्होंने रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली है, लेकिन अपनी भुगतान प्राप्त करने के लिए उसे एक पहचान की जरूरत थी और पूछता है कि क्या जियोन डेटाबेस हैक कर सकती है और रोबोट इसकी पुष्टि करता है। कांग पूछता है कि क्या वह बैंक के साथ भी ऐसा कर सकती है, लेकिन यह असंभव था क्योंकि उसकी क्षमताएं स्थानीय थीं। नायक एक कुर्सी पर झुकते हुए कहता है कि यह अपेक्षित था, मान लेते हुए कि वे 2024 में एक गुप्त मिशन के लिए घुसपैठ कर रहे थे। वह पूछता है कि क्या वह एक पहचान बना सकता है। जियोन पुष्टि करती है और नायक के हाथों का नियंत्रण मांगती है। कोरियाई सरकार का डेटाबेस उसकी जैसी जानकारी खोजता है और उसे दृश्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। नायक कहता है कि उसे अब और शिकायत करने की जरूरत नहीं थी जब तक कि उसने कुछ देखा नहीं। 1 सेकंड रुकने के लिए कहता है और जानना चाहता है कि वह क्या था। जियोन कहती हैं कि एक अज्ञात त्रुटि का पता चला और ना कांगिन की जानकारी पहले से ही पंजीकृत थी। फिंगरप्रिंट 100% सटीकता के साथ समान थे। नायक सोचता है कि यह कैसे संभव था और यह 2022 की अर्थ फेडरेशन से था। सोचता है कि क्या यह फेडरेशन 2024 में भी मौजूद थी। मुख्य देशों की जानकारी की जांच करते समय 2024 में पृथ्वी महासंघ के लिए कोई परिणाम नहीं था। कांग सोचता है कि क्या वह 2024 और 2022 में एक साथ मौजूद है। जियोन कहती हैं कि यह निर्धारित करने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। नायक अपने व्यक्तिगत डेटा को देखने के लिए कहता है और वहां कुछ महत्वपूर्ण सुराग होना चाहिए। खोज परिणाम में नायक के पास विशेष प्रशासनिक इकाई के पूर्व सदस्य होने के अलावा कुछ नहीं था। वर्तमान में यह दर्शाता था कि वह बेरोजगार था। नायक पीछे देखता है और जियोन सूचित करती है कि यूनसू पास आ रही थी। लड़की कहती है कि वह वास्तव में बहुत तेजी से टाइप करता है। पूछती है कि क्या उसे प्रोग्राम विकसित करना भी आता है और नायक कहता है कि दूसरों के मॉनिटर पर नजर रखना अशिष्ट था। यूनसू कहती है कि उसके चाचा ने उसे बाजार जाने के लिए श्री के साथ अपना कार्ड दिया। कांग और उन्हें साथ जाना चाहिए। बाहर वह टिप्पणी करती है कि घंटों काम करने के बाद बाहर निकलना एक राहत थी और कांग ने वास्तव में चीजों को बहुत तेजी से काटा और नायक सोचता है कि उसने बस जियोन से ऐसा करने के लिए कहा था। वह कहती है कि उसने सभी भारी सामग्री एक बर्तन में डाल दी, लेकिन उसे आसानी से उठा रहा था। उसके हाथ पूरी तरह से लोहे के बने लग रहे थे। लड़की कहती है कि यह स्पष्ट था कि वे नहीं थे और यह सिर्फ एक रूपक था, लेकिन बाहर जाना बेकार था और वह सोचती है कि क्या वे उसके कैफे जा सकते हैं।
आखिरकार वे उसके चाचा के कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, तभी कोई उससे टकरा जाता है। लड़की कांग की बाहों में गिर जाती है और आदमी उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वह अपनी जान नहीं गंवाना चाहती तो ध्यान से चले, जिससे नायक सतर्क हो जाता है। जियोन शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों के बारे में चेतावनी देती है, पूछती है कि क्या वह लड़ाई मोड में स्विच करना चाहेंगे। यूनसू ठंडी माहौल को तोड़ते हुए माफी मांगती है। इसके लिए वह कहती है कि अब से वह अधिक सावधान रहेगी, और गैंगस्टर कहता है कि वह सच में डर गई थी। उसका भाई पूरे दिन हार रहा था, इसलिए उसका मूड अच्छा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं और उन्हें बस अपने रास्ते पर जाना चाहिए। जियोन कहती है कि लक्ष्य जा रहा था और सुरक्षा मोड बनाए रखा गया था। कांग बस इसे घूरते रहते हैं और वे लिफ्ट से चौथी मंजिल पर जाते हैं। वह पूछते हैं कि क्या लड़की ठीक थी और यूनसियो पुष्टि करती है, लेकिन वह बस डर गई थी और रोने लगी थी। कैफे में वापस दुकान का मालिक उनके पास दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि यह एक आपात स्थिति थी और वह उसे बुला रही थी। इंटरनेट अचानक बंद हो गया और वहाँ अफरा तफरी मच गई। उसने समर्थन को बुलाया, लेकिन वे लंबे समय से वहाँ नहीं आए थे। कांग इसे गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखते हैं, सोचते हैं कि क्या उन्हें हैकर द्वारा ट्रैक किया जा सकता था जब उन्होंने सरकारी डेटा एक्सेस किया, लेकिन जियोन कहती हैं कि 2024 में यह बेकार था। उस स्थिति में उन्हें वहां से बेस एक्सेस करने की जरूरत है, और कांग पूछते हैं कि सर्वर कहां था। वह इसे ठीक करने की कोशिश करेगा जो उसे पता है उसके आधार पर। जियोन ने किसी के उन्हें ट्रैक करने का कोई निशान नहीं पाया था, लेकिन एक हैकिंग प्रयास को नोटिस करने में सफल रही। कांग सोचता है कि क्योंकि यह सिर्फ एक इंटरनेट कैफे था। एआई समझाता है कि यह एक हैकिंग प्रोग्राम था जो इंस्टॉल किया गया था और उसकी कार्यक्षमता सुरक्षा प्रोग्राम से टकरा गई, जिससे इंटरनेट ओवरलोड हो गया। हो सकता है उन्होंने टेस्ट के लिए इंटरनेट कैफे का उपयोग किया हो। और कांग कहता है कि पता लगाओ कि हैकर कौन था। जियोन व्यक्ति का पता लगाना शुरू करती है और कीबोर्ड पर टाइप करती है। हैकर का स्थान पहचाना जाता है और उसने सिग्नल को 7 सर्वरों के माध्यम से स्थानांतरित किया, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो गया। 6 विदेश में थे, लेकिन एक पास में था। कांग कहता है कि उन्होंने इसे परीक्षण करने के लिए पास के इंटरनेट कैफे को चुना होगा, और पूछता है कि दूरी क्यों मायने रखती है और शायद वे सीधे प्रोग्राम इंस्टॉल करने आए थे, और क्या ये पहले वाले लोग हो सकते थे। तभी कोई चिल्लाता है कि वे एक रैंक मैच के बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। यूनसियो कहती है कि वह उसका समय मुफ्त में बढ़ा देगी, लेकिन वह लड़का कहता है कि वह मैच जीतने ही वाला था ताकि उसकी रैंक बढ़ सके। कांग कहता है कि ग्राहक वास्तव में गुस्से में लग रहा था और पूछता है कि क्या जियोन के पास कोई समाधान है। एआई खाने का प्रस्ताव देने का सुझाव देता है क्योंकि यह प्रभावी होगा। कुछ सरल स्नैक्स की सूची थी और नायक नंबर 3 चुनता है। कांग मजाक करता है कि जियोन को वास्तव में पैसे पसंद हैं, लेकिन रोबोट समझ नहीं पाता। यूनसियो ग्राहक से माफी मांगती है। नायक पास आता है, कहता है कि असुविधा के लिए खेद है, सर्वर स्थिर हो गए हैं, इसीलिए इंटरनेट फिर से नहीं जाएगा और पॉपकॉर्न मुफ्त होगा। वह आदमी पॉपकॉर्न का कप लेता है, पूछता है कि क्या उसे लगता है कि यह उसके खेल की जगह ले लेगा। थोड़ा सा अपने मुंह में डालता है और एक अद्भुत अनुभूति होती है। वह आदमी खुशी से कराहने और चिल्लाने लगता है, कहता है कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और उसके पास सिल्वर रैंक तक पहुंचने की ऊर्जा है, और पूछता है कि क्या उसे इसका एक और कप मिल सकता है। धन्यवाद देते हुए वहां से भाग जाता है। यूनसियो पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया और क्या उसने उन स्नैक्स में कुछ जादू ही डाला, क्योंकि ये लोगों को इस तरह शांत करने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। वह थोड़ा चबाती है और प्रभावित होती है, कहती है कि यह नमकीन था, लेकिन मीठा भी और एकदम सही मिश्रण था। जानना चाहती है कि उसने यह कैसे किया, जबकि कांग कहता है कि उन्होंने कुछ सामग्री मिलाई। उसे कुछ समय के लिए इंटरनेट समस्या से निपटना है, इसलिए उसे प्रभावित ग्राहकों को यह पहले देना चाहिए और कुछ रसोई में छोड़ दिया। जैसे ही वह जाता है, यूनसियो उसे घूरती है और कहती है कि अगर आधुनिक समय में कोई हीरो होता तो वह यह लड़का हो सकता था। शहर के बाहर जियोन टिप्पणी करती है कि उन्हें उस दुश्मन को खत्म कर देना चाहिए जिसने उनके बेस पर हमला किया, और कैंग कहता है कि उसे पता है और यही कारण था कि उन्होंने हैकर को पकड़ा। नेविगेशन मोड सक्रिय करते हुए पास में कोई टेलीविजन, गार्ड या सामरिक पहचान उपकरण नहीं था। कांग कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में छिपे रहने का प्रयास किया और वे वहां जाएंगे। नायक इमारत की सीढ़ियां चढ़ता है, कहते हुए कि उसने उस लाल दरवाजे से कुछ सुना, और जियोन ऑडियो को बढ़ाती है, शोर हटाती है, गुणवत्ता और ध्वनि को सुधारती है। कुछ लोगों को एक नागरिक को धमकाते हुए सुना जो कहता है कि यह एक परीक्षण संस्करण है जो स्थिर नहीं था, और एक बार जब वह बग्स को ठीक कर देगा तो ये काम करेगा। उसे खेद है और वह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का काम था। उनसे उसकी जान न लेने की विनती करता है। जियोन कहती है कि विश्लेषण से पता चलता है कि एक नागरिक छात्र को धमकी दी जा रही थी और उन्हें नागरिकों को बचाकर निकालना चाहिए। अंदर कल के वे गुंडे कहते हैं कि अगर उसने फिर कोई बहाना बनाया तो उसकी जान चली जाएगी। कांग एक किक की तैयारी करता है और दरवाजे को तोड़ने के लिए मारता है। एक गीक फर्श पर झुका हुआ था और आश्चर्य से चिल्ला उठता है। नायक अपनी पहचान एक मास्क और टोपी से छुपाता है। वे गुंडे उठते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, जबकि गीक डर के मारे रोता रहता है। पूछता है कि क्या वहां और लोग थे। एक गुंडा पूछता है कि क्या उसके दोस्त ने दरवाजा बंद नहीं किया था, लेकिन उसने किया था। फिर जानना चाहता है कि कुछ बिना बुलाए मेहमान कैसे अंदर आ गए। अब वह आदमी को बाहर निकालने जा रहा है और कांग उसे मुक्का मारता है, गैंगस्टर को दूर फेंक देता है, जबकि नायक अपनी लड़ाई की मुद्रा बनाए रखता है। वह ठंडे भाव से उन अन्य लोगों की ओर देखता है जिन पर वह अगला हमला करेगा।
उस नर्ड का नाम आहन सांग हवान है और वह कोरियन यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष का छात्र था। उसे बचपन से ही कंप्यूटर हैकिंग में रुचि थी और अब वह इतना कुशल हैकर बन गया है कि पेशेवर लोग उससे मदद मांगते हैं। और एक और समस्या उसके पास आई। जब वह पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रहा था, उसे एक भर्ती संदेश मिला। वह व्यक्ति दोहराता है कि ये एक सुरक्षा कंपनी के लिए नौकरी थी और इसमें केवल 3 या 4 दिन लगते थे, लेकिन महीने के लिए भुगतान किया गया। भले ही यह अंशकालिक था, वह अब शुरू करने जा रहा है और अपने पूरे अनुभव में कभी भी नौकरी पाने के लिए इतना उत्साहित नहीं हुआ। लेकिन यह एक धोखा था और वे एक वैध कंपनी नहीं थे। उसने अभी तक सब कुछ अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह आमतौर पर इस तरह अपनी जिंदगी खो देगा और वह सबसे बुरे के लिए तैयार हो रहा था। संग हवान चौंक जाता है जब वह नायक को गैंगस्टर पर वार करते हुए देखता है, सोचते हुए कि उसका हीरो आ गया है। कक्षा में कुछ सेकंड बीतने के बाद नायक सोचता है कि उसने प्रवेश किया है, लेकिन यह नहीं जानता कि यह सही काम है या नहीं। जबकि रोबोट कहता है कि वह वर्तमान में एक गुप्त मिशन पर है। खान टिप्पणी करता है कि वह वास्तव में मजबूत था और उस विशाल आदमी को एक ही झटके में गिरा दिया। और जियुन उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके सामने के विरोधी चाकू से लैस थे। और गैंगस्टर पूछता है कि वह कहाँ से आया और वह कौन था। नायक दोहराता है कि उसे डरना नहीं चाहिए और जियुन उसे याद दिलाता है कि एक विशेष एजेंट के रूप में उसका शरीर सुधारा गया था और उसकी संभावना 100% थी। खान उनकी ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाता है कि वह चल रहा था और उसने किसी को पीटे जाने की आवाज सुनी और फिर वहां चला गया। जियुन कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में उकसाया था और दुश्मनी बढ़ गई थी, जबकि लंबे बालों वाला गुंडा चाकू लेकर उनकी ओर दौड़ता है। खान फुसफुसाते हैं कि शारीरिक रूप से वह आसानी से जीत सकते हैं और मानसिक रूप से भी हमला करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लंबे बालों वाला गुंडा कहता है कि वह अकेला ही चल रहा था जब तक कि उसकी बात को सिर पर एक किक से नहीं रोका जाता, जिससे उसका सिर छत में फंस जाता है। गंजा आदमी उसकी ओर दौड़ता है और उसे पागल कमीना कहता है। खान मुड़ता है और अपने पैर की दिशा बदलता है। हत्यारे के सिर पर अत्यंत आसानी से प्रहार करता है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और नायक ने सभी को खत्म कर दिया है। खान टिप्पणी करता है कि उसकी किक वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी और उसकी हरकतें यांत्रिक लग रही थीं। और जियुन कहता है कि उसने इंसानी ताकत से 5 गुना ज्यादा ताकत से किक मारी। नायक सोचता है कि यह स्टेरॉयड हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण में इस्तेमाल नहीं किया गया था। सुंग हवान सोचता है कि यह आदमी तब से खुद से बड़बड़ा रहा था, सोचते हुए कि क्या वह रेडियो के माध्यम से संवाद करने वाला पुलिस अधिकारी हो सकता है या हैकर को पकड़ने आया कोई सरकारी एजेंट। अब चाहे वह कितना भी मासूम क्यों न हो, अगर आप उसके अतीत को देखें तो वह एक बुरा हैकर था। पैसे लेता था और दूसरों के पासवर्ड बदलता था। शायद उसे पता है कि उसने 10 बार अपनी स्किल्स का इस्तेमाल छोटे मोटे मामलों के लिए किया और उसका अतीत ऐसा क्यों था। फिर वह चिल्लाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बस वही किया जो उसे बताया गया था और वह वास्तव में एक अच्छा आदमी था, इसलिए वह जाने देने के लिए कहता है। और खान सोचता है कि किसी ने उस पर आरोप नहीं लगाया। जियुन कहता है कि उसके सच बोलने की संभावना 90% है और वह एक नैतिक हैकर जैसा लगता था। और खान सोचता है कि क्या वह इसे भी पहचान सकता है। वह कैदियों के हाव भाव और व्यवहार का विश्लेषण कर सकता है ताकि उनकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके। जितना अधिक सटीक उतने ही विश्वसनीय परिणाम। खान कहते हैं कि उसके पास वास्तव में हर चीज के लिए कौशल है, लेकिन झूठ बोलने की 10% संभावना थी। फिर पूछते हैं कि वह उस जगह पर क्यों था। सुंग हवान कहते हैं कि उसे सुरक्षा जांचने के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी में फंसा दिया गया था और उसे 3 दिनों के लिए वहां बंद कर दिया गया था। ये लोग वाकई बुरे आदमी थे और उस काम के बाद वे उसे बुरी चीजें करने के लिए मजबूर कर रहे थे, जैसे स्टॉक में हेरफेर। उसे स्टॉक फोरम पर टिप्पणियों में हेरफेर करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया और वे इसे इंस्टॉल करने के लिए सीधे पास के इंटरनेट कैफे गए। नायक को याद है जब वह उनसे पहले मिला था। संग हवान कहता है कि वे शायद उस प्रकार की हेरफेर करने वाले समूह से होंगे। उनके पीछे शायद कोई था, इसलिए उन्हें काम पर रखा गया होगा क्योंकि वे उसके अस्थायी ठिकाने को निशाना बना रहे थे। कम से कम वह अब भी सुरक्षित था, लेकिन उन्हें जाने नहीं दे सकता और जो भी उसके पीछे था उससे निपटना होगा। फिर वह उसे पुलिस को बुलाने और यह कहने के लिए कहता है कि उसका अपहरण कर लिया गया था, क्योंकि जब वे आएंगे तो उन्हें बस सब कुछ बता देना। सुंग हवान सवाल करता है कि क्या उसे परेशानी नहीं होगी और खान बूढ़ा कहे जाने की शिकायत करता है। पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि उसका चेहरा कैसा दिखता था, लेकिन गीक कहता है नहीं। खान कहता है कि वह बस कोई था जिसने उसे बचाया जब वह वहां से गुजर रहा था और सुना कि कोई आया और उसे पीटा, इसलिए उसने मदद की और अब वह जाने वाला है। पूछता है कि क्या उसे पुलिस का इंतजार करना चाहिए। वह लड़का इस कारण से मना करता है, लेकिन पूछता है कि क्या वह उन्हें थोड़ा मार सकता है और कह सकता है कि यह आत्मरक्षा थी। नायक कहता है कि वे नहीं जागेंगे और वह आत्मविश्वास से कर सकता है। सुंग हवान अपनी मुट्ठी तैयार करता है और चोर की ओर बढ़ता है, उसके सिर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गंजा आदमी अचानक जाग जाता है। वह जितना जोर से चिल्ला सकता है चिल्लाता है, यहाँ तक कि खान भी डर जाता है। पुलिस की गाड़ियां उस स्थान पर पहुंचती हैं। वे अधिकारी पूछते हैं कि क्या उन्हें पीटा गया था। वे अभी भी जीवित थे और सुंग हवान से पूछताछ की कि वहां क्या हो रहा था। उस नर्ड ने कहा कि उन कमीने लोगों ने उसे 3 दिन तक बंद रखा और उसे तब तक पीटा जब तक उसने स्टॉक फोरम को मैनिपुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम नहीं बना दिया, और अगर वह असफल होता तो उसकी जान ले लेते। वह अधिकारी पूछता है कि वे इस हालत में कैसे पहुंचे और सुंग हवान कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया और एक आदमी ने शोर सुना और उसकी मदद की।
जासूस इन लोगों के स्टॉक्स में हेर फेर करने की बात करता है और निश्चित रूप से उनके पीछे कोई था। जब ये लोग जागेंगे, जंग को उनसे पूछताछ करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वे नशे के प्रभाव में थे। वे सब कुछ बता देंगे। जंग पूछते हैं कि वह कौन था जिसने उन्हें इस तरह पीटा और जासूस जवाब देते हैं कि वह बस एक राहगीर था, उनकी सिर्फ कुछ हड्डियां टूटी हैं और उनकी जान नहीं जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पहले चाकू निकाला। जंग पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और जासूस उसे सुरक्षा फुटेज प्राप्त करने और यह पता लगाने के लिए कहता है कि यह सब किसने किया। उन्हें उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह इतना बड़ा मामला था कि बिना जांच के छोड़ नहीं सकते थे। कांग सड़क पर चलता है और ज्यून कहता है कि आगे एक कैमरा है और उसे दाईं ओर मुड़ना चाहिए। नायक पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि इमारतों में कैमरे नहीं हैं, और ज्यून पुष्टि करता है क्योंकि उन्हें मिशन पूरे करने हैं। कांग कहता है कि वह पहले वास्तव में हैरान था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ एक थप्पड़ से उठ जाएगा, और ज्यून कहता है कि यह प्रतिक्रिया के कारण है। नायक सुझाव देता है कि उसके पास फोन की सुविधा हो सकती है, लेकिन एआई ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसीलिए युवक ने एक सेल फोन लेने का फैसला किया, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, वह अपने अस्थायी घर जा रहा है। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं। नागरिक हैकर से पीछे हटने के अगले दिन वह उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पते पर गया, लेकिन वह गंगवोन प्रांत में सिर्फ एक खाली दलदल था। सिर्फ अफवाहें थीं कि उन्होंने पूरा घर जला दिया, ये सोचते हुए कि वह कौन था और ये किस तरह की जगह थी जहां वह था, और क्या वह वास्तव में भविष्य से संवाद कर रहा था या ये भविष्य से आया हुआ कोई इंसान था जो अतीत में वापस आया था। ज्यादा जानकारी इकट्ठा न कर पाने के कारण उसके पास खाली हाथ और सवालों से भरा लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है। इंटरनेट कैफे में वापस उन्होंने शांति पाई और व्यापार बढ़ता गया। यूनसू के साथ अंशकालिक काम के साथ साथ इंटरनेट कैफे मशहूर हो गया था, खासकर उन व्यंजनों के कारण जो केवल तब बेचे जाते थे जब वह इंटरनेट कैफे में होते थे। जब वह जाते हैं तो ये व्यंजन नहीं बेचे जाते। यह एक यादृच्छिक बिक्री विधि थी जिसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा और इंटरनेट कैफे ने ग्राहकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भले ही वह वहां न हो, कुछ केवल खाने के लिए आते थे, लेकिन अधिकांश रुकते थे, कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए इंटरनेट कैफे का उपयोग करते थे। अब मालिक चा डोंग सुक के चेहरे को देखकर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अधिक पार्ट टाइम स्टाफ को काम पर रखा है। नए सहयोगी का परिचय कराते हुए और उसका नाम पूछते हुए वह परिचित नर्ड आवाज कहती है कि उसे देखकर अच्छा लगा, और उसका नाम सोंग हवान था, जबकि जून टिप्पणी करती है कि वह वही नागरिक था जिसे उन्होंने 3 दिन पहले कैद से बचाया था। डोंग सुक कहते हैं कि वह वास्तव में कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टर थे, और सोंग हवान इसकी पुष्टि करते हैं क्योंकि अगर उनमें से कोई एक खराब हो जाता है तो वह उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। फिर वह सिर झुकाते हुए कहते हैं कि वह उम्मीद करते हैं कि उनका यूसू और कांग के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। सोंग हवान सोचते हैं कि उन्होंने वहां आवेदन करने का कारण इंटरनेट कैफे को नुकसान पहुंचाने की बुरी भावना थी। हालांकि उसने खुद को मजबूर किया, वह कड़ी मेहनत करेगा। डोंग सुक कांग का परिचय कराते हैं, कहते हैं कि वह बॉस थे जिन्होंने रेस्तरां को प्रसिद्ध बनाया, लेकिन कंप्यूटर में भी अच्छे थे और उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। सोंगहवान कुछ नोटिस करता है और कहता है वैसे भी वह उससे बड़ा होना चाहिए, जिससे नायक को राहत मिलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। वह परिचित कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और उससे ख्याल रखने के लिए कहता है। कांग हाथ मिलाता है और सहमत होता है, जबकि जून चेतावनी देता है कि इस व्यक्ति के साथ काम करने से उसकी पहचान खतरे में पड़ सकती है और बॉस से उसे निकालने की सिफारिश करता है। नायक सोचता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उसे ह्यूम कहता है और कहता है कि वह नर्ड के साथ कड़ी मेहनत करेगा। एक बाजार में वे आज की सूची की पुष्टि करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। सभी खरीदारी पूरी हो गई थी और नुस्खा भी सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया गया था। नायक कहता है कि ज्यून खाने और पैसे के मामले में वास्तव में सख्त लगता है, और रोबोट कहता है कि एजेंट और मिशन की सफलता के लिए पैसे का नियंत्रण आवश्यक था। कांग कहता है कि यह अच्छा था और पहचान से बचता है, लेकिन ईमानदारी से आनंद लेना और खाना अच्छा होगा। अचानक एक आग का अलार्म बजने लगता है। नायक सड़क की ओर देखता है जो सामान्य लग रही थी, यह कहते हुए कि जून जानबूझकर विषय बदलने के लिए खराबी की योजना बना रहा था, लेकिन रोबोट कहता है नहीं। कांग ने चलना जारी रखने का फैसला किया क्योंकि कुछ गलत नहीं था, लेकिन अचानक एक विस्फोट हो जाता है। वह भ्रमित है, जबकि उसके आसपास के लोग आग की विपरीत दिशा में भागते हैं। युवा व्यक्ति सोचता है कि क्या वह वास्तव में आग थी। उसका शरीर एक युद्ध समर्थन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित था। उसकी आंखों में बढ़ी हुई फुर्ती और उसके कानों में एक अतिरिक्त मॉड्यूल है। इसके अलावा उसकी टांगों में ताकत बढ़ाई गई है। इस स्तर की आग को वह एक मौके के साथ खत्म कर सकता था। एक अजीब मुद्रा बनाते हुए चिल्लाया कि यह आग बुझाने वाला विस्फोट था, लेकिन कुछ नहीं होता और वह बस एक पागल आदमी की तरह दिखता है। और ज्यून पूछता है कि क्या एजेंट पागल हो गया है। कांग निष्कर्ष निकालता है कि उसके पास फ्रीजिंग रे की क्षमता नहीं है, और ज्यून सोचता है कि अगर उसके पास होती तो क्या वह इंसान भी हो सकता था। लेकिन नायक सवाल करता है कि आग बुझाने का आसान तरीका क्या है, और एआई कहता है कि फायर फाइटर्स को बुलाना था। तभी वह इमारत के ऊपर से एक चीख सुनता है। ये एक लड़की थी जो मदद मांग रही थी, और लोग सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कांग पूछता है कि फायर फाइटर्स को आने में कितना समय लगेगा, और जून कहता है कि इसमें 4 मिनट लगेंगे।
4 मिनट में आग के ऊपर तक पहुंचने की उच्च संभावना है, और अगर वे उसे अभी नहीं बचाते हैं तो उसके जीवन खोने की 99% संभावना है। कांग अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और उसे इमारत में प्रवेश का रास्ता खोजने के लिए कहता है। जून कहता है कि सामने कोई उपयोगी रास्ते नहीं थे और एक ऐसा रास्ता सुझाता है जहां वह विषैली गैस से बचकर चढ़ सकता है। नायक पैनलों और सतहों पर अविश्वसनीय गति से चढ़ना शुरू करता है। रास्ते में लोग टिप्पणी करते हैं कि यह आदमी पागल था और सोचती है कि क्या वह उसे बचाएगा। नायक उसे बताता है कि अन्य मंजिलों पर कोई अन्य जीवित व्यक्ति है या नहीं, यह जांचने के लिए, और जियोन अंदर कोई हलचल नहीं सुनती क्योंकि अधिकांश लोग बाहर निकल चुके हैं। कांग एक खिड़की को पकड़ लेता है, उससे सहमत होते हुए। लोग कहते हैं कि वह स्पाइडरमैन की तरह था और एक पर्वतारोही या कुछ ऐसा ही था। जियोन चेतावनी देती है कि नायक के ठीक आगे विस्फोट का खतरा है। वह पास में एक कांच को कांपते हुए देखता है। कांग विस्फोट से बचने के लिए लटक जाता है, टिप्पणी करता है कि उसकी पकड़ ने उसे बचा लिया, और जियोन उसे चेतावनी के लिए धन्यवाद कहने के लिए कहती है। नायक इमारत की मंजिलों से कूदता रहता है। शीर्ष पर पहुंचने पर वह गहरी सांस लेता है। रो रही छोटी लड़की अपना चेहरा उठाती है। नायक लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। वह उसे अपना उद्धारकर्ता कहती है और अपने हाथ उठाती है, उसके बाहों में जाती है, जबकि जियोन चेतावनी देती है कि यह खतरनाक था और आग उम्मीद से तेजी से फैल रही थी। नायक सोचता है कि क्या वह वहां अपनी जान गंवाने के लिए था, और लड़की हैरान होती है। कांग सोचता है कि उसका शरीर मजबूत है, इसलिए अगर वह उसे पकड़कर कूदेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। जियोन कहती हैं कि कई गवाह हैं और अगर उसकी अलौकिक क्षमताएं देखी जाती हैं तो एक एजेंट के रूप में उसकी पहचान खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद वह स्थिति के अनुकूल नहीं हो पाएगा। नायक अचानक एक कपड़े की रस्सी देखता है, सोचता है कि क्या वह इसका उपयोग नीचे उतरने के लिए कर सकता है, और छोटी लड़की इस विचार को नकारने की कोशिश करती है। जियोन कहती हैं कि इमारत का निचला हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ था और अब से कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं थी। कांग कपड़े लेता है और कहता है कि यह थोड़ा पागलपन है, लेकिन वह लाइन को दूसरी इमारत से बांधकर उस पर चलेगा, और लड़की कहती है कि वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती और पूछती है कि क्या वह इतनी ऊंचाई पर चलने के लिए पागल है, जबकि नायक कहता है कि वह कार्रवाई संभालेगा और जियोन संतुलन में मदद करे। जब वह लाइन को जोड़ता है तो वह खुद को फेंक सकता है और हरकतों को विस्तार से समायोजित करेगा, और नायक पूछता है कि क्या वह शुरुआत से ही अपने हाथ का उपयोग नहीं कर सकता। जियोन कहती है कि फेंकने की क्रियाएं हमला करने जैसी थीं और वह उसकी पहुंच से बाहर था, और नायक कहता है कि वह खाना बना सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती। यही कहता है कि वह सही था और उसे खुद ही करना चाहिए, लेकिन वह वैसे भी करेगा, और रस्सी को हवा में कुछ बार घुमाता है। रस्सी को दूर फेंका जाता है और यह दूसरे इमारत की सीढ़ी पर अटक जाती है। नायक कहता है कि यह अच्छा था और वह जा सकता है, जबकि लड़की रोते हुए कहती है कि वह यह नहीं कर सकती। वह चिल्लाई जब कांग ने उसे पकड़ा क्योंकि उसे लगा कि वह उसे इमारत से फेंक देगा। बाहर के लोग सोचते हैं कि क्या वह वास्तव में ऐसे ही पार करेगा और उसके नीचे कुछ रखना चाहिए। लड़की अपनी माँ को पुकारते हुए बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन नायक उसे स्थिर रहने और न हिलने के लिए कहता है क्योंकि इस ऊंचाई पर उन्होंने पहले ही काफी कुछ कर लिया है। जियोन चेतावनी देती है कि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है। रस्सी उम्मीद से ज्यादा तेजी से टूट रही थी। नायक सोचता है कि उनके पास अभी कितना समय बचा है। ऐ कहता है इस गति से रस्सी उनके दूसरी तरफ पहुंचने से पहले टूट जाएगी। टूटने लग रही है और नायक थोड़ी शिकायत करता है। वहां से लड़की के साथ कूदता है और उसे दूसरी इमारत पर फेंक देता है। छोटी लड़की ऊपर लैंड करती है, जबकि जियोन चेतावनी देती है कि रस्सी टूट रही थी। कांग गिरने लगता है और अचानक उसका दिमाग क्लिक करता है। नायक इमारत से गिरता है, सोचते हुए कि गणना करनी है, जानना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया से वह आदमी रस्सी पकड़ लेता है, तेजी और कुशलता से नीचे उतरने के लिए। फिर नायक दीवार से कूदने लगता है। लोग सोचते हैं कि क्या यह आदमी जीवित था और इमारतों पर दौड़ भी रहा था। कांग अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचता है और जमीन पर उतरता है। वह स्थिति को कोसता है, सोचता है कि वह लगभग खत्म हो गया था। बचाई गई छोटी लड़की सिर दर्द से पीड़ित होती है, लेकिन नायक को देखकर चिल्लाती है कि वह भूत था। वह सोचती है कि वह अभी भी जीवित कैसे था और क्या वह किसी प्रकार का सुपर ह्यूमन था, और नायक बस पुष्टि करता है। लड़की पूछती है कि वे इतनी सहजता से क्यों बात कर रहे थे और क्या वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कांग कहता है कि वह भी नई लग रही थी। फिर वह मुड़ता है, शिकायत करता है कि जियोन ने गलत गणना की और उसने उस पर विश्वास किया क्योंकि वह रणनीतिक विशेष बलों का हिस्सा था, और एआई जवाब देता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ज्वलनशील होगा। अचानक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह उस इंटरनेट कैफे का मालिक था जो हाल ही में प्रसिद्ध हुआ था। नायक जानना चाहता है कि उसे यह कैसे पता चला। दिन बीतते ही फायर फाइटर्स आते हैं और इमारत में लगी आग बुझा देते हैं। कुछ लोगों ने अपने फोन पर नायक को लड़की को बचाते हुए देखा। उसने खुद को रस्सी में लपेट लिया था और किसी को पकड़कर पार कर रहा था, सोचते हुए कि क्या वह कोई प्रसिद्ध पर्वतारोही या मास्टर जंपर है या कुछ ऐसा।
और अगर उनके पास कोई सुराग होता तो वह कचरे का थैला होता। किसी को बचाने के लिए उसे केवल अपने अंगों की जरूरत होती है, और अगर उसके हाथ में प्लास्टिक का थैला होता तो वह उसे जाहिर तौर पर गिरा देता। तो जिसने यह किया था उसने अपनी शॉपिंग बैग पीछे छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था कि वे खाना पकाने के लिए सॉस का उपयोग कर रहे थे और एक रेसिपी भी थी, लेकिन उसे पढ़ना मुश्किल था। बाजार का नाम दिखाई दे रहा है और वे फुटेज की जांच कर सकते हैं, जबकि जंग कहता है कि वह अपराधी नहीं है और उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि वह अपने बॉस का कॉल नहीं देखता और पूछता है कि वह क्या था, जबकि जासूस पूछता है कि वह फोन का जवाब इस तरह क्यों देता है। जंग कहता है कि वह अपनी छुट्टी को छोटा कर रहा था और यह सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट या गैस लीक था। जासूस जवाब देता है कि उसे इसके बारे में यकीन नहीं है, लेकिन यह असली समस्या नहीं थी क्योंकि तीसरी मंजिल पर एक मृत्यु हुई थी। जंग और अधिकारी शिकायत करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वह कहता है कि वह समझता है और एसबीए और हडोक नामक सोना रूम में भटकने वाले की तलाश शुरू करेगा। लड़की बाहर आकर कहती है कि गर्म स्नान वाकई अद्भुत था, और कांग कहता है कि उसने उसकी जान बचाई और अब वह उससे उसके स्नान का भुगतान करने के लिए कह रही थी। वह जवाब देती है कि उसका घर पूरी तरह से जल गया और उसे दुखी महसूस करना चाहिए क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं और वह रात में रहने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण अकेली थी। और वह गंभीर थी क्योंकि वह एक छात्रा के रूप में पंजीकृत थी और अंशकालिक काम करने की योजना बना रही थी। सोच रही थी कि अब उसे क्यों जीवित रहना चाहिए, और कांग कहता है कि अगर वह अंशकालिक काम करना चाहती है तो उसे बस करना चाहिए। लड़की काम शुरू करने के बारे में पूछती है, याद करती है कि इंटरनेट कैफे अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती कर रहा था और नौकरी पाने में मदद मांगती है। जबकि कांग अलविदा कहता है, वह उसकी शर्ट पकड़ लेती है, विनती करती है और नायक उसे बॉस से पूछने के लिए कहता है। लड़की कहती है कि साथ में पूछें और कांग मान जाता है, लेकिन फिर भी वह जानना चाहता है कि उसने उसे कैसे पहचाना, और वह कहती है कि वह हमेशा इंटरनेट कैफे जाती है। वह एक लोकप्रिय गेम स्ट्रीमर है और उसके पास घर पर कंप्यूटर नहीं है, इसलिए वह वहीं से स्ट्रीम करती है। नायक सोचता है कि क्या वह सच में सोचती है कि वह लोकप्रिय है और खेलों में अच्छी है, लेकिन लड़की सब कुछ नकार देती है। इंटरनेट कैफे में यूनसियो नायक को बुलाती है, पूछती है कि वह इतनी देर से क्यों आ रहा था, लेकिन वह लड़की को देखती है और वह अपना परिचय यूरियम के रूप में देती है। यूनसियो पूछती है कि वह सॉस खरीदने क्यों गया था, लेकिन खाली हाथ क्यों लौट आया, और नायक कहता है कि उसने आग देखते समय उसे खो दिया। वह मजाक करती है कि वह इतना उत्साहित था कि भूल गया और शायद किसी ने उसे ले लिया, इसलिए कैंग उसे अपने वेतन से काटने के लिए कहता है। अचानक जी उसके एजेंट को बुलाती है। उसने जो दृश्य डेटा इकट्ठा किया उसका विश्लेषण करते हुए ये संभावना है कि कई लोगों ने आग की घटना को फिल्माया। वह जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरनेट पर लेख देख सकता था और उसने एक प्रसिद्ध साइट पर खबरों के साथ दृश्य का फुटेज भी पाया। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह ऑनलाइन तेजी से फैल रहा था और कांग कहता है कि कोई समस्या नहीं है और जीन सभी वीडियो हटा देगा। लेकिन एआई के पास वे हैकिंग क्षमताएं नहीं हैं क्योंकि यह एक कॉम्बैट एआई है और वह हैकिंग घटना केवल पहचान में हेर फेर के लिए थी। उसके पास सैन्य स्तरीय रक्षात्मक कौशल हैं, लेकिन चूंकि उसके पास अब आक्रमण क्षमताएं नहीं हैं, वह उसे नहीं दिखा सकती। जंग खुद को इंटरनेट कैफे के सामने पाता है, कहते हुए कि इंटरनेट कैफे में एक रस्सी मास्टर था। एक कमरे के अंदर जी चेतावनी देते हैं कि वह आज फिर से अर्थ अलायंस के बारे में कोई जानकारी नहीं ढूंढ पाए। कांग कहते हैं कि वह सोच रहे थे कि क्या वर्ष 2082 से कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं लगता और संभावना है कि वे उनसे छिप रहे हैं। उन्होंने भविष्य से आने वाले लोगों के बारे में कई संदेशों की पुष्टि की, लेकिन उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं है। नायक कहते हैं कि यह वास्तव में 2024 था, लेकिन जी बताते हैं कि उनकी उपस्थिति को उस तकनीक से समझाया नहीं जा सकता। कांग सोचता है कि चाहे वह इसे कितनी भी बार देखे यह अजीब होगा, लेकिन वह फिर भी जानना चाहता है कि कल निर्माण स्थल पर क्या हुआ। जीन केवल यह उल्लेख करते हैं कि उस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। नायक सोचता है कि क्या उन्होंने किसी को खो दिया और क्या यह उसकी गलती थी, लेकिन जीन इसे पूरी तरह से नकारते हैं क्योंकि मृतक को उस कमरे में पाया गया था जिससे वह कल निर्माण स्थल पर चढ़ते समय गुजरा था, और नायक पूछता है कि क्या उसने उसे नहीं देखा। जीन बताते हैं कि उनके लेंस उन्नत हैं, कुछ ऐसा नहीं है जैसे बेहतर दृष्टि। उस क्षेत्र में कोई हलचल, जीवन की आवाजें या कोई शोर नहीं पाया गया। मुख्य पात्र पूछता है कि इसका क्या मतलब है और क्या वह पहले से ही मृत था जब वह आया और यह सिर्फ आग नहीं थी बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या थी, और जीन कहता है कि इसकी संभावना अधिक है। बाहर तक यूनसियो की आवाज पुलिस के बारे में सवाल करती है, हाँ कहती है, और ऐसा लगता है कि खरीद में इस्तेमाल किया गया कार्ड इसी जगह का था। जंग पूछता है कि क्या उसने बैग से वे सामान खरीदे थे। यूनसियो इस बात को दोहराते हुए कांग को बुलाते हुए कहती है कि पुलिस अधिकारी ने वो खरीदारी वापस लाई जो उसने कल आग देखते समय खो दी थी। वह कहता है कि वह आदमी इसे देखते समय पीछे छोड़ गया था, और यूनसियो मजाक करती है कि पुलिस ऐसे लोगों को भी ट्रैक कर सकती है। नायक उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसकी खरीदारी वापस लाई।
जंग कार्ड सौंपता है और कहता है कि अगर उसके पास कल की घटना के बारे में कोई सुराग है तो उसे संपर्क करना चाहिए। यूं सीओ सहमत होती है और उसे अलविदा कहती है। कांग फुसफुसाता है कि हत्यारे को पकड़ने के लिए उसे जासूस की मदद की जरूरत है और सोचता है कि क्या वह उसे ढूंढ सकता है। एआई बताता है कि उसने पहचान की पुष्टि कर दी है, इसलिए उसके लिए जासूस के पास जाना सुरक्षित था। और यूं सीओ पूछती है कि क्या उसके पास बाहर कुछ करने के लिए है, क्योंकि वह उसके पास रहना चाहती है। कांग जी इनके निर्देश के बाद सहमत हो जाता है। यूं सीओ सोचती है कि क्या वे आज साथ काम कर सकते हैं, लेकिन नायक मना कर देता है क्योंकि उसे बाहर कुछ काम है। लड़की कुछ सेकंड के लिए उलझन में है, लेकिन कहती है कि उसे समझना वास्तव में कठिन है। सियोल पुलिस स्टेशन के जासूसी विभाग में जंग कहता है कि वह पहले के बैग का मालिक है और नायक इसकी पुष्टि करता है। जासूस मजाक में कहने की कोशिश करता है कि उसे सिर्फ खोई हुई चीज लौटाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग कहता है कि वह इसके लिए नहीं आया, जिससे अधिकारी उलझन में पड़ जाता है। मुख्य पात्र का कहना है कि कल की घटना में उसे लगा कि यह हत्या का प्रयास था। जंग कहता है कि चूंकि एक मृत्यु हुई थी, यह एक सामान्य संदेह था, लेकिन कांग समझाता है कि इसकी संभावना अधिक है। जासूस पूछता है कि क्या उसके पास सबूत हैं, क्योंकि जब कोई आम नागरिक अनुमान लगाता है तो यह जांच को जटिल बना देता है। कांग कहते हैं कि जब वह रस्सी पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने कमरे में किसी को भी हिलते हुए नहीं देखा, जिससे जासूस पूरी तरह से चौंक गया जब उसने यह सुना और कहा कि वह वही रस्सी मास्टर था जिसे कल देखा गया था और जानना चाहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। और कांग जवाब देते हैं कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा था। जंग कहता है कि उसने स्पाइडरमैन की तरह चढ़ाई की और किसी को रस्सी पर ले जाकर वहां से पार किया। जासूस एक नोटबुक निकालता है और पूछता है कि क्या वह फिर से समझा सकता है कि उसे क्यों संदेह है कि यह हत्या थी। मुख्य अपराध टीम में जंग नोट करता है कि आग जलने के बावजूद कमरे में कोई हलचल नहीं थी। पीड़ित पहले से ही निर्जीव था या शराब या अवैध पदार्थों से नशे में था, इसलिए वह कह रहा था कि किसी ने हत्या को छुपाने के लिए इमारत में आग लगाई। और कांग इसकी पुष्टि करता है क्योंकि उसने इमारत पर चढ़ते समय बचे हुए लोगों को देखा। उनके पास खड़ा एक आदमी पूछता है कि क्या फॉरेंसिक सेवा से संपर्क किया गया था, और जंग कहते हैं कि अभी नहीं और पोस्टमार्टम करने में समय लगता है, लेकिन आग बहुत तीव्र थी। एक और महिला कहती है कि उनके पास केवल यही बात है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी और उस क्षेत्र में कोई कैमरे नहीं थे, यह सोचते हुए कि क्या उन्हें अब संदिग्धों का स्केच बनाना चाहिए। कांग धीरे से जीएन से पूछता है कि क्या उसे उन लोगों के चेहरे याद हैं जिन्हें उसने कल देखा था, और रोबोट कहता है हाँ, और उसके बाद दृश्य जानकारी संग्रहित करता है। मुख्य पात्र के सामने एक वीडियो स्क्रीन दिखाते हुए जो प्रभावित होता है। वह कहता है कि उसने कल 4 लोगों को निर्माण की ओर जाते हुए देखा। पहला व्यक्ति फोन को अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए बाहर जा रहा था और उसकी बाईं कलाई पर एक कंगन था। उसके फोन का केस ग्रे था और उसकी शर्ट सफेद थी, जिससे जंग उसके विवरण से प्रभावित हुआ। नायक सोचता है कि वह उसके सामने इसका वर्णन कर रहा था। फिर वह दूसरे और तीसरे व्यक्ति का वर्णन करना शुरू करता है। जंग पूछता है कि क्या वह एक चित्र बनाने में मदद कर सकता है और सुझाव देता है कि इसे याददाश्त धुंधली होने से पहले करना चाहिए। लेकिन उसका चित्रकार थोड़ी देर के लिए बाहर था और अगर वह चाहे तो थोड़ा इंतजार कर सकता है। लेकिन कांग कहता है कि वह इसे खींचेगा और वह ड्राइंग में कुछ हद तक अच्छा था, सोचते हुए कि जीएन इसमें वास्तव में अच्छा था। नायक अपना पेन तैयार करता है और उसे कागज के सामने रखता है। पूछता है कि क्या जीएन 3 संदिग्धों को अपनी दृष्टि में पकड़ सकता है और थोड़ा झूम कर सकता है। लोगों ने देखा कि नायक अपने आप से बड़बड़ा रहा था और यह थोड़ा अजीब लग रहा था। कांग कहता है कि अब वह उनमें से प्रत्येक को चित्रित कर सकता है। कागज पर लिखने लगता है और इसे पूरा करने में कुछ मिनट लगते हैं। वह जानकारी इकट्ठा करता है और कहता है कि सब कुछ तैयार है। चित्र को दूसरों को दिखाता है, जबकि वे सोचते हैं कि क्या नायक मजाक कर रहा था। वह कागज को मरोड़ता है और कहता है कि उसने बस थोड़ी देर का ब्रेक लिया। नायक ड्राइंग करते समय सोचने लगता है, कहता है कि जीएन को यह बनाना चाहिए, जबकि रोबोट कहता है कि यह केवल अस्थायी नियंत्रण के साथ ही चल सकता है। सफेद शर्ट में जासूस पूछता है कि क्या वह वास्तव में नहीं बना सकता था, और जंग जवाब देता है कि उसे नहीं पता और उन्हें जल्द ही कलाकार से संपर्क करना होगा। लेकिन नायक की कुर्सी से एक काल्पनिक प्रकाश निकलता है। दोनों मुड़कर कांग के पास जाते हैं। ड्राइंग देखकर हैरान हो जाते हैं। नायक के हाथ असाधारण गति से चलते हैं। वे आश्चर्यचकित होते हैं और उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह समझ में नहीं आता। नायक एक मशीन और एक प्रतिभाशाली की तरह लगता है। यह जानना चाहता है कि क्या वह मुख्य रूप से एक चित्रकार है। कांग कहता है कि आग लगने से पहले केवल 3 लोग क्षेत्र से निकले थे और अगर आगजनी करने वाला भाग गया तो वह उन्हीं लोगों में से एक होना चाहिए। मुखिया कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, ये घोषणा करते हुए कि वे तुरंत उनकी पहचान की जांच करेंगे और इस मामले की जांच करेंगे। अगले दिन इंटरनेट कैफे में नायक फिर से एक परफेक्ट डिश बनाता है। यूसियो कहती हैं कि कांग का मालातांग अद्भुत था और उनके अन्य दोस्त कहते हैं कि यह शानदार और बहुत अच्छा था। गोरे बालों वाली बताती है कि उसने सुना कि आर्यम के घर में आग एक आगजनी करने वाले के कारण लगी थी, और सेउंग ह्वान कहता है कि उन्होंने पहले ही अपराधी को पकड़ लिया और उसके पास अवैध पदार्थ भी मिले। जबकि नायक सोचता है कि पुलिस ने जांच शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं, ये सब जीएन की क्षमता के कारण हुआ।
भोजन की मेज पर शोरगुल भरे माहौल के बीच कांग अपना फोन उठाता है और जासूस जंग का कॉल उठाता है, जो कहता है कि वह अपराधी को पकड़ने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। चित्रों में से 2 लोग स्थानीय निवासी थे, लेकिन अन्य वहां के नहीं थे और उनके दोस्त पीड़ित थे। उन्हें अभी भी सटीक कारण की जांच करनी है, लेकिन उसकी जेब में अवैध पदार्थ भी मिले। ऐसा लग रहा था कि वह पदार्थों के कारण पैसे लेने आया था, और जब वह नहीं कर सका तो उसने अपने ग्राहक की जान ले ली। उसने ड्रग्स बेचने वाले को ट्रैक कर लिया और दृश्य पर आगे बढ़ा, जो अभिनेता न जंग जोन था और अब मनोरंजन उद्योग में अफरा तफरी मची हुई है। कांग कहते हैं कि यह बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, और जंग कहते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि कोई छुट्टियां नहीं होंगी, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए चित्र की वजह से वे चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सके और चित्रों को सार्वजनिक करने के बारे में सवाल किया। नायक कहते हैं कि जब तक उनकी पहचान उजागर नहीं होती, यह ठीक है, और जासूस जंग उन्हें एक सच्चा हीरो कहते हैं। कांग जवाब देते हैं कि वह था बस अपना काम कर रहा था, और उसके दोस्त बातचीत सुनने के लिए पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा था और उनके ओप्पा ने डिटेक्टिव पार्क के लिए क्या बनाया था। कांग जवाब देता है कि यह बस कुछ खींची हुई रेखाएं थीं, और आरम कहती है कि वह वाकई में बहुत बुरा होगा जो उसने अपनी ड्राइंग्स को न दिखाने के लिए कहा। अचानक पीसी क्षेत्र में एक शोर सुनाई देता है। कुछ लोग फर्श पर रेमन गिराने के लिए बहस कर रहे हैं, और इसी वजह से वे अपने खेल में राउंड हार गए। यूनसियो कहती है कि उन्होंने फिर से ऐसा किया, और सोंग ह्वान कहता है कि सफाई की जिम्मेदारी नए व्यक्ति की थी। आरम सोचती है कि चूंकि उसने रेमन साफ किया, वह बॉस से बोनस मांग सकती है, लेकिन वह एक आदमी के शरीर से टकरा जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लड़की माफी मांगती है और पूछती है कि क्या सज्जन ठीक हैं, लेकिन वह अपनी कलाई से पीड़ित है। उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी हड्डी टूट गई है। आर्यम रोती है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, और कांग पूछते हैं कि क्या यह वास्तव में टूटा था। जियून हाथ की हरकत देखकर कहता है कि फ्रैक्चर की संभावना है, और चोट की जांच के लिए उसे हाथ छूकर आदमी की प्रतिक्रिया देखनी होगी। कांग पास आता है, पूछता है कि क्या वह वहां छू सकता है, और आदमी बॉस को अनुमति देता है। छूने पर वह दर्द में कराहते हुए कहता है कि उसे दर्द हुआ, और जियून लिगामेंट्स और जोड़ों की जांच करता है, कहता है कि कलाई मोच गई थी। फिर नायक सूचित करता है कि हड्डी ठीक थी और यह सिर्फ मोच थी, और वह दर्द कम करने के लिए मालिश करेगा। सोंग ह्वान टिप्पणी करता है कि उसका ह्यंग मालिश में वास्तव में अच्छा था, और यूनसियो कहती है कि वह भी चोटिल हो जाएगी ताकि वह उसे भी मालिश कर सके। जियून ने बताया कि ठीक होने में 24 घंटे लगेंगे, और उसे खुद को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए ताकि स्थिति और खराब न हो। आदमी अपने काम के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे कल गंगवोन में खाना बनाना है, और वह उसका फूड ट्रक था। एक आपातकालीन फिल्म शूट था, और उन्होंने उसके फूड ट्रक को भी बुलाया, और आर्यम मदद करने का सुझाव देती है। आदमी पूछता है कि क्या वह खाना बना सकती है, लेकिन लड़की कहती है कि वह केवल इंस्टेंट नूडल्स बनाने में अच्छी थी। वह आह भरता है, जवाब देते हुए कि चाहे कितना भी जरूरी हो, वह इंस्टेंट नूडल्स नहीं परोस सकता, और उसे खाना बनाने में अच्छे किसी की जरूरत है। नायक की ओर विनती भरी नजरों से देखते हुए जियून विश्लेषण करता है कि जवाब स्पष्ट था और उसे बस हाँ कह देना चाहिए। कांग मना करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे काम करना है, लेकिन बॉस कहता है कि अगर वह मदद करता है तो वह 3 लाख वॉन देगा। नायक पैसे के बारे में सुनकर थोड़ा सोचता है और अपने नए अस्थायी बॉस के हाथ पर थपथपाता है। आदमी कहता है कि उसे सम्मानित महसूस हुआ कि वह उसकी मदद करने जा रहा था। उसने सुना कि इंटरनेट कैफे ने अद्भुत खाने की वजह से प्रतिष्ठा प्राप्त की, इसलिए वह इसे जांचने आया, और यह इतना अच्छा था कि वह हर दिन आता है। इसलिए उसने सोचा कि वह वहां हर दिन खाकर कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर कांग खाने के ट्रक में मदद करने जा रहा है तो कुछ टिप्स मिलना सम्मान की बात होगी। नायक सोचता है कि उसने इस क्षेत्र का पता नहीं लगाया था, और अब समय आ गया है कि वह अन्य क्षेत्रों की जांच करे, और जून जवाब देता है कि वह काम करते हुए जांच कर सकता है। अगले सुबह ट्रक सड़क पर तेजी से दौड़ता है। आदमी कहता है कि मिस्टर कांग एक बेहतरीन ड्राइवर हैं, और उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। आज वह सुनिश्चित करेगा कि वह अभिनेताओं को एक स्वादिष्ट भोजन से प्रभावित करे, और मदद के लिए धन्यवाद। आदमी टिप्पणी करता है कि कल खबरें फैल गईं, जहां एक अभिनेता को अवैध पदार्थों से भरी पार्टी में पकड़ा गया था, और वे वहां जा रहे हैं। वह फिल्म लगभग 1 हफ्ते में रिलीज होने वाली थी, और कांग सवाल करते हैं कि क्या वे वास्तव में इसे रिलीज कर सकते हैं। आदमी इसे नकारता है, क्योंकि कोई भी उस अभिनेता के साथ फिल्म नहीं देखना चाहता जो नशे का आदी है, और अब वे सब कुछ फिर से फिल्मा रहे थे, और यह अराजकता थी। वह इस पर काम करने में सक्षम होने के लिए आभारी था, लेकिन माहौल बहुत तीव्र था, और वे उन सभी दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे जिनमें वह अभिनेता था। कांग पूछते हैं कि रिलीज में देरी क्यों नहीं की जाती, और आदमी जवाब देता है कि यह एक विशेष स्थिति थी, क्योंकि उन्होंने कई सिनेमाघरों की बुकिंग की थी और उन्हें खो सकते थे। ये निर्देशक सोन ताइमिन थे, जो कोरिया में रोमांस फिल्मों के लिए सबसे अच्छे निर्देशकों में से एक हैं, इसलिए यह ठीक रहेगा। ताइमिन अपनी सिगरेट के बाकी हिस्से को पीते हुए कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया।
वह दोहराता है कि उसे यह पसंद नहीं है। उदास दिखते हुए उसका सहायक पूछता है कि क्या उन्हें फिर से फिल्म बनानी चाहिए, और तायमिन जवाब देता है कि अब समय नहीं है और इस गड़बड़ी को ठीक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सब उस नापाक पदार्थों के बैग की वजह से। अगर वह उसके हाथ लग गया तो वह उसकी जान ले लेगा। स्टूडियो में सभी को सुनाने के लिए चिल्लाते हुए और एक लड़की पास आती है, कहती है कि फूड ट्रक तैयार है। उसका सहायक खाने और थोड़ा शांत होने की सलाह देता है क्योंकि टीम भी थकी हुई थी। तायमिन घबरा जाता है, पूछता है क्या उसे लगता है कि वह अब खा सकता है, और अगर फिल्म असफल होती है तो वह कर्ज में होगा और उन्हें भेज देना चाहिए। लेकिन खाना छकने पर वह पूछता है कि यह इतना अच्छा क्यों लगता है। शायद अब उसे भूख नहीं थी, और सहायक कहता है कि यह पूरी तरह से पागलपन था। ये जानना चाहता था कि क्या उन्होंने खाने में कुछ डाला था, जबकि तायमिन उसे इस विषय पर बात करना बंद करने के लिए कहता है। असली फूड ट्रक शेफ की कलाई में चोट लग गई थी, इसलिए एक और शेफ मदद कर रहा था, और वह वास्तव में प्रभावशाली था। वह पहाड़ी का दृश्य भी बहुत अच्छा था, और निर्देशक सोन को सकारात्मक रहना चाहिए और अपने कंधों को थोड़ा आराम देना चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो यह भाग्यशाली था कि अन्य कोई अभिनेता मुसीबत में नहीं पड़ा। लेकिन अचानक एक आवाज चिल्लाती है। तायमिन चेतावनी देती है कि एक दुर्घटना हुई है। वे दोनों मुड़ते हैं, बुरी किस्मत पर हैरान। शिन्युआ कहती है कि स्टंटमैन का टखना फिल्मांकन के दौरान चोटिल हो गया। कुछ एफ जमीन पर गिरता है और लोग स्टंटमैन की ओर दौड़ते हैं। वह निर्देशक से माफी मांगता है और कहता है कि उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था। निर्देशक आदेश देते हैं कि 119 पर कॉल करें और पूछते हैं कि क्या वहां कोई है जो प्राथमिक उपचार दे सकता है। लेकिन यह देखकर कि वहां कोई नहीं था, वह सोचता है कि सब खत्म हो गया, दुनिया को कोसते हुए। जबकि ट्रक शेफ कहता है कि यह फिल्म शापित थी और सवाल करता है कि क्या कांग यौन कुछ ऐसा संभाल सकता था, क्योंकि उसने पहले अपनी कलाई ठीक कर ली थी। नायक सोचता है कि आदमी का टखना मोच नहीं खा गया था और स्टंटमैन के पास जाकर उसे अपनी चोट देखने के लिए कहता है। कांग कहता है कि वह केवल प्राथमिक उपचार करेगा, लेकिन उसे तुरंत अस्पताल भेजने की जरूरत है, और तायमिन सहमत होता है। नायक यूहा को एक टीम सदस्य कहता है, जिससे लड़की भ्रमित हो जाती है। वह पूछता है कि क्या वह एक संपीड़न पट्टी ला सकती है। तायमिन उससे जल्दी लाने के लिए कहते हैं और लड़की सहमत हो जाती है। चलते हुए सोचती है कि उसने उसे क्या कहा। शिन यूहा एक अभिनेत्री थी, हालांकि सहायक भूमिका में। वह पट्टियां सौंपती है और नायक उसका धन्यवाद करता है, जिससे लड़की कोने में उदास हो जाती है। इलाज खत्म होने पर हैरान होकर जियोन कहती हैं कि घायल अभिनेता के टखने में गंभीर मोच थी, लेकिन यह उतना बुरा नहीं था जितना उन्होंने बताया था। यूनहा पूछती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, और स्टंटमैन पुष्टि करता है, क्योंकि चोट लगने पर बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी हड्डियां अपनी जगह पर हैं और वह ठीक है, और उसे लगता है कि वह चल सकता है। लेकिन नायक कहता है कि फिल्मांकन अभी भी असंभव है। उसने अस्थायी उपचार पूरा कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने तक चलना मुश्किल होगा, और सहायक आश्चर्यचकित है। कहता है कि वे इस स्थिति के लिए बस किसी और स्टंटमैन को बुला सकते हैं। तायमिन सवाल करता है कि वे किम यू चान के समान शरीर और चेहरे वाले किसी को कैसे ढूंढेंगे और उसे पहाड़ों के बीच में लाएंगे, और जब वह पहुंचेगा तब तक वे रिलीज की तारीख चूक चुके होंगे और दिवालिया हो जाएंगे। किम यू चान कहता है कि वह खुद एक्शन सीन फिल्म कर सकता है। निर्देशक कहता है कि वह नाजुक है, और अगर उसकी टखने में चोट लग गई तो वे खत्म हो जाएंगे और पूरी फिल्म बर्बाद हो जाएगी। शायद वे उसके चेहरे को मास्क और धूप के चश्मे के साथ फिल्म कर सकते हैं, और शायद ये काम करेगा। सोच रहे हैं कि क्या भगवान इस कष्ट में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दोगुना या तिगुना भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है। कांग बस चेतावनी देते हैं कि स्वर्ग से भेजा गया व्यक्ति आ गया है। वह सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें सोचना होगा कि क्या वह यह कर सकते हैं। यूहा कहती हैं कि कोई मौका नहीं है, क्योंकि चाहे वे कितने भी हताश क्यों न हो, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण बॉस है। टेमिन उन्हें 1 मिनट रुकने के लिए कहते हैं। सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब जब वह सोचते हैं तो वास्तव में वह थोड़ा किम यू चान जैसा दिखता था। टेमिन पूछता है कि क्या उसके पास कोई शारीरिक कौशल है, और नायक इसकी पुष्टि करता है। निर्देशक जानना चाहते हैं कि क्या वह थोड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वे बस कुछ मेकअप लगाएंगे और वह इसे CGI से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए तिगुना भुगतान था, और निर्देशक तुरंत फिल्मांकन शुरू करने का आदेश देते हैं, जबकि यूहान और सहायक सोचते हैं कि वे समाप्त हो गए हैं। दृश्य में जहां वे किम यू चान की शूटिंग कर रहे थे, जो पुरुष नायक था, अपनी सहायक अभिनेत्री शिन यूहा को बचाता है। इस दृश्य में मूल खलनायक लेखक था, जो नशीले पदार्थों का उपयोग करता था, और इसीलिए वे सब कुछ फिर से फिल्मा रहे थे। उससे ध्यान से सुनने और अभिनेता के साथ थोड़ा अभ्यास करने के लिए कहा, क्योंकि वह बाहर सिगरेट पीने जा रहा है। किम यू चान नायक को निर्देश देते हैं, कहते हैं कि यहाँ वह अपनी बाह घुमाता है और ठोड़ी पर मारता है, साथ ही घुटने से प्रहार करता है। कांग सवाल करता है कि क्या यह अजीब नहीं लगेगा अगर सभी हरकतें योजनाबद्ध हों, और सहायक अभिनेता कहते हैं कि यह सच है, लेकिन यह एक सरल कोरियोग्राफी है। जियोन समझाती है कि उन्हें इस तरह से फिल्माने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास कुछ कौशल हैं जो प्रशिक्षण मैनुअल के लिए उपयोग किए जाते हैं, और व्यावहारिक हरकतों की आवश्यकता होती है। इसके बजाय तीनों ऐसे हमला कर सकते हैं जैसे यह असली हो। उन्हें ऐसा अभिनय करना चाहिए जैसे वे उससे लड़ना चाहते हैं, और वह इसे सही तरीके से संभालेगा ताकि कैमरे पर यह अधिक वास्तविक लगे। यूहा सुनती है कि यह तभी काम करेगा जब फिल्म अच्छा करेगी, और सफलता उन पर निर्भर करती है। कांग इस बारे में सोचते हुए कि उसे फिल्मांकन के बारे में क्या पता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है।
निर्देशक ताइमिन के पास जाकर पूछता है कि क्या वह बिना कट के एक बार में फिल्म बना सकता है। वह सीधे एक्शन में जाने की योजना बना रहा था और इस तरह वे बहुत समय बचा लेंगे, और ताइमिन कहते हैं कि अगर वह ऐसा कर सकता है तो यह अद्भुत होगा, लेकिन यह संभव नहीं था। कांग उसे भरोसा करने के लिए कहता है क्योंकि यह 3 गुना भुगतान की ताकत थी, फिर चेतावनी देता है कि वह बिना किसी रुकावट के सीधे इस रास्ते पर जाएगा। ताइमिन इस पर चौंक जाता है, लेकिन थोड़ा हिचकिचाते हुए मुस्कुराता है। सोचता है कि उसके निर्देशक की प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है। फिल्मांकन शुरू होता है और यूनहा मदद के लिए चिल्लाती है, जबकि खलनायक उस दृश्य में पास आते हैं। वे कहते हैं कि वे उसे परेशान करेंगे और उसे सब कुछ देना होगा जो उसके पास है। नायक अचानक दरवाजे को लात मारता है। वह इधर उधर कूदता है, जबकि खलनायक सोचते हैं कि इस आदमी ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। खलनायक सोचते हैं कि उसने उन्हें सच में हमला करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें ऐसा अभिनय करना था जैसे वे लड़ रहे हों। उनमें से एक अभिनेता उसकी ओर दौड़ता है। जियोन कहता है कि वह उसे वहां ले जाएगा जहां वह बच सकता है। वह पहले से ही मुक्कों को चिन्हित कर देता, नायक से कहता कि बाईं ओर जाए, और इस तरह वह वार को चकमा देता। एक और खलनायक आगे बढ़ता है और कांग दाईं ओर जाता है। उसका शरीर निर्देश आने से पहले ही प्रतिक्रिया कर रहा था। जियोन कहता है कि इस बिंदु पर वह सबसे अच्छे कैमरा एंगल के लिए प्रतिद्वंद्वी को कॉलर से पकड़ सकता है। नायक वहीं पकड़ता है और खलनायक सोचता है कि यह स्क्रिप्ट में नहीं था। कांग उसे ऊपर फेंकता है और उसके शरीर पर लगातार वार करता है। फिर वह हुड वाले खलनायक की ओर बढ़ता है। वह डर के मारे चिल्लाते हुए बस स्क्रिप्ट जारी रखने के लिए कहता है। कांग पूरी ताकत से उसके सिर पर मारता है। आखिरी खलनायक सोचता है कि क्या यह स्क्रिप्ट में था और जानना चाहता है कि निर्देशक कट क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि अब उसे कोई परवाह नहीं है। फिर वह चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ता है और एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसे नायक चकमा देता है और उठते हुए अपनी सुस्पष्ट पेट की मांसपेशियों को दिखाता है। खलनायक के सिर पर प्रहार करता है और तुरंत बाद उसे ऊपर की ओर लात मारता है। नायक एक डंडा पकड़ता है और उसे आखिरी बार मारता है। निर्देशक ताइमिन और उनकी सहायक यूनहा, किम यू चान और अन्य खलनायक सभी हैरान थे और मन ही मन नायक को पागल कह रहे थे। नायक यूनहा की ओर बढ़ता है। वह कहता है कि वह उसे बचाने आया है। लड़की थोड़ी हकलाती है और पूछती है कि क्या वह उसे जीने देगा, जबकि सोचती है कि यह उसका स्क्रिप्ट नहीं था। सहायक अपने क्लैपरबोर्ड से दृश्य को काटता है। वह इनकार करता है, कहता है कि उसने उसे कहा था कि ऐसा अभिनय करे जैसे वह मार रहा है और सच में न मारे, और इस घटना के बाद सभी अस्पताल जाएंगे। ताइमिन सोचते हैं कि वह फिल्म बनाने के लिए बहुत अंधे थे और सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया। कहते हैं कि उन्हें उसे रोकना चाहिए था, जबकि एक खलनायक उठता है और मिस्टर नाजंग को बुलाता है। ताइमिन पूरी तरह से हैरान है कि वह उठ गया। खलनायक पूछते हैं कि उसने क्या किया, क्योंकि वे हैरान थे, क्योंकि उन्हें चोट नहीं लगी थी, भले ही उन्हें मारा गया था। ईमानदारी से कहें तो वे डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उन्हें मार रहा था और जानना चाहते थे कि उसने यह कैसे किया। ताइमिन सोचता है कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और क्या वे कह रहे थे कि उसने उन्हें नहीं मारा, और सहायक कांग को बुलाता है, पूछता है कि वह लोगों को सच में क्यों मार रहा था और उन लोगों के बारे में बताता है जिन्हें उसने चोट पहुंचाई थी। लेकिन तीनों खलनायक जवाब देते हैं कि वे पूरी तरह से ठीक थे। सहायक यह सुनकर उलझन में है, पूछता है कि क्या वे सब इसके बारे में निश्चित हैं, और खलनायक जवाब देता है कि उसे नहीं पता कैसे, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह किसी कुशन जैसा था और यह मारने से ज्यादा फिसलने जैसा महसूस हुआ। सहायक ने पूछा कैसे, और नायक ने जवाब दिया कि यह बिल्कुल वैसा ही था। ये एक चट्टान पर स्की की तरह बगल में फिसलने जैसा था। आदमी अभिनेता किम की ओर मुड़ता है, क्योंकि उसे गर्दन पर चोट लगी थी और वह उड़ भी गया था। पूछता है कि क्या उसे चोट लगी थी, लेकिन वह जवाब देता है कि उसे चोट नहीं लगी और उसने बस अपनी गर्दन बचा ली, और ज्यादातर समस्या सिर्फ आश्चर्य की थी। सहायक कहता है कि उसके कैमरे ने स्पष्ट रूप से उसे पिटते हुए फिल्माया था, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन निर्देशक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वे आज के लिए काम खत्म कर सकते हैं। वह हंसते हुए कहता है कि उसे पता था और इसलिए उसने इस पूरे समय फिल्मांकन बंद नहीं किया। अब उन्हें जल्दी से फुटेज की समीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि क्या उन्होंने इसे सही तरीके से कैप्चर किया है। कुछ मिनट बाद वे कहते हैं कि यह उम्मीद से बेहतर था, और जब उसे पकड़ा गया तब की अभिव्यक्ति भी परफेक्ट थी। किम यू चान कहते हैं कि सारी कार्रवाई पूरी तरह से कैप्चर की गई और यह निर्देशक से उम्मीद की गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति कहता है कि इसके बजाय यह कहने के कि उसने अच्छा किया, वे इसे इस तरह कहते हैं। लेकिन यह अभिनेता कैमरा की स्थिति की गणना कर रहा था और उनके साथ चल रहा था। वह बस कैमरा के साथ चलता रहा और हर कोण में सब कुछ सही हो गया। किम यू चान हैरान है कि उसने शुरुआत से अंत तक हर कैमरा के अनुसार कैसे मूव किया। कांग पीछे मुड़कर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या उनका हिस्सा अब खत्म हो गया, जबकि निर्देशक जवाब देते हैं हाँ, और प्रभावित होते हैं उनके कारण। यह एक अच्छी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की तरह लग रहा था, और कांग जवाब देते हैं कि वह खुश हैं कि यह अच्छा निकला। ताइमिन कहते हैं कि सभी को कांग को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए और अगले दृश्य की ओर बढ़ना चाहिए, और पूछते हैं कि क्या चुल ठीक था। पेशेवर अभिनेता कहते हैं कि उसने वास्तव में अच्छा अभिनय किया और जानना चाहते हैं कि वह किस एजेंसी से था, और नायक जवाब देता है कि वह फूड ट्रक से था। यूनहा गुस्सा हो जाती है, सोचती है कि क्या यूचान मूर्ख है, क्योंकि यह तो अभिनय भी नहीं था। ये लोग फिल्मांकन के लिए छोटिल नहीं होते, और कोई भी देख सकता था कि उसने उन्हें कैसे मारा, और वे दर्द में रोने वाले थे। अगर स्क्रिप्ट ने उसे भी मारने के लिए कहा होता तो कांग ने लड़की को भी वैसे ही मारा
होता। नायक उसके पास से गुजरता है और उसे हाथ हिलाता है। यूं हाँ सोचती है कि वह उसे क्यों घूर रहा था और क्या उसने उसके मन को पढ़ लिया था। जी योन अचानक एजेंट का ध्यान किसी चीज की ओर आकर्षित करती है। कहती है कि उसने इस दीवार से एक अजीब आवाज सुनी है। नायक अपनी नजरें ऊपर की मंजिल की ओर उठाता है। जी यून कहती हैं कि अजीब आवाज का स्रोत पहचान लिया गया है और कुछ ही पलों में मलबा गिर जाएगा। जब यह संरचना टूटेगी तो टुकड़े अभिनेताओं की ओर उड़ेंगे और कांग को लगता है कि यह अचानक गिरावट थी। ये 5 सेकंड में होगा और नायक चलना शुरू करता है। कांग ये चुल की शर्ट पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, जबकि अभिनेता पूछता है कि क्या हो रहा था। यून हा घबरा जाती है क्योंकि केवल 3 सेकंड बचे थे। वह बचाने के लिए कहती है और नायक उसे अपनी बाहों में ले लेता है। हाथ में एक छड़ी लेकर आगे बढ़ता है। केवल 1 सेकंड बचने पर स्टूडियो में अन्य लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा था, क्योंकि स्टूडियो का सामने का हिस्सा गिर रहा था। कांग अपनी छड़ी से कुछ मलबे को हटाने में सफल होता है। यूनहा अपनी माँ को पुकारती है और रोते हुए बचाने के लिए कहती है। नायक मानसिक रूप से उसे चुप रहने के लिए कहता है और मारता रहता है। जी यून उसे चेतावनी देती है क्योंकि संरचना बड़े पैमाने पर गिर जाएगी। धुआं छंटने लगा था। ताए मिन और सभी अन्य अभिनेता पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे पूछते हैं कि क्या शिन यूनहा ठीक थी और कृपया उसे हाँ में जवाब देना चाहिए। लड़की थी।